दोस्तों, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एंड हिंदू कोपासनी प्रॉपर्टी के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मेनली चर्चा किया जाएगा नेचर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक पर्सन जो प्रॉपर्टी पोजेस करता है वो केवल दो ही तरह का हो सकता है। फर्स्ट, या तो वो कोपासनी प्रॉपर्टी हो सकता है या सेकंड सेपरेट प्रॉपर्टी हो सकता है। कोपासनी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो उसे अपने एंसेस्टर से प्राप्त होता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होता है वो कोपासनी प्रॉपर्टी होता है। जबकि सेपरेट प्रॉपर्टी उसके हार्ड अर्न मनी के द्वारा खरीदी गई या अर्जी गई खुद की संपत्ति जो होती है, दैट इज सेपरेट प्रॉपर्टी, जिसका यूज वो अपने पर्सनल यूज के लिए कर सकता है, उसे जैसे चाहे वो डिसॉल्व कर सकता है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोपासनी प्रॉपर्टी के लिए उसके पास क्या पावर है, क्या लिमिटेशंस है, एंड सेपरेट प्रॉपर्टी के लिए उसके लिए क्या पावर है और क्या लिमिटेशंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी जो होता है दैट इज ओन्ड बाय सेपरेटली बाय द पर्सन। ये पर्सन खुद ही उस प्रॉपर्टी को ओन करता है अपने हार्ड अर्न मनी से, जिसके वजह से उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है कि वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके। एंजॉय करने का मतलब अगर वो चाहे वो किसी को गिफ्ट कर सकता है, किसी को विल कर सकता है, किसी को बेच सकता है और उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। इस प्रॉपर्टी के लिए चूंकि ये प्रॉपर्टी इसके द्वारा खुद के द्वारा खरीदा गया था, इसका अपना एब्सोल्यूट राइट है, जिसके कारण कोई भी कोपार्टनर या कोई भी पर्सन इसके पार्टीशन के लिए इसे नहीं कह सकता है। लेकिन अगर ये पर्सन ए अगर चाहे तो अपने इस सेपरेट प्रॉपर्टी को कोपासनी प्रॉपर्टी में ब्लेंडिंग के थ्रू मिला सकता है, उसे कोपासनी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता है। अब सपोज क्या होता है कि इस पर्सन का डेथ हुआ था, डेथ होने के बाद इस प्रॉपर्टी को जो डिवॉल्व किया जाएगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आपका एचएसए में दिया हुआ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में। टेस्टामेंट्री हो सकता है, इसका मतलब मरने से पहले उसने अगर विल किया होगा तो अकॉर्डिंग टू द विल ये आपका डिवॉल्व होगा, या फिर इसका सक्सेशन हो सकता है, और सक्सेशन भी जो होता है दैट इज अंडर एचएसए। एक बात कही जाती है कि रजिस्ट्री पुराना वैलिड होता है और विल नया वैलिड होता है। इसका मतलब जितनी पुरानी रजिस्ट्री होती है उसकी वैलिडिटी उतनी ज्यादा होती है, वो उतना स्ट्रांग होता है, उस पर्टिकुलर पार्टी का उसके ऊपर दावेदारी उतना ज्यादा होता है। जबकि विल जो होता है वो जितना नया विल होता है उस विल की दावेदारी ज्यादा होती है, बिकॉज ये माना जाता है कि जो लास्ट विल है वो विल उस पर्सन का लास्ट कंसेंट है, और कोई भी विल इफेक्टिव तब होता है जब वो पर्सन गुजर जाता है। जब तक वो पर्सन जिंदा रहता है विल इफेक्टिव नहीं होता है, इफेक्टिव होता है उसके मरने के बाद ही। बनाया जा सकता है उसके जिंदा रहते हुए, लेकिन इफेक्टिव आपका होगा, इंप्लीमेंट होगा उस पर्सन के गुजरने के बाद ही। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगे स्पेस सेक्शनिस्ट क्या होता है। अब सपोज क्या होता है कि एक पर्सन है, इसका एक सन है एस। इस सन को ये लगता है कि ये अपनी फादर का पर्सनल प्रॉपर्टी ऑन कर सकता है इसके गुजरने के बाद, तो इस पर्सन को हम लोग बोलेंगे, इसके सन को बोलेंगे स्पेस सेक्शनिस्ट, जिसके पास एक चांस होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी को ओन करने का। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है चांस। चांस का दो मतलब हो सकता है। पहला मतलब ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी होल्डर ए है ये अपने लाइफ टाइम में अगर उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लेता है, डिवॉल्व कर लेता है किसी भी तरीके से, तो उस कंडीशन में एस के पास वो प्रॉपर्टी नहीं आ पाता है। या सेकेंड ये हो सकता है कि एस अपने फादर के लाइफ टाइम में ही गुजर जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर इस एस के पास एक चांस होता है अपने फादर की प्रॉपर्टी को ओन करने का, सक्सेस इनहेरिट करने का, जिसकी वजह से कहा गया है कि इसके पास चांस होता है। अब बात हम लोग करते हैं कि सेपरेट प्रॉपर्टी को कोपासनी प्रॉपर्टी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। ब्लेंडिंग क्या होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, उसके आगे हम लोग देखते हैं। तो ब्लेंडिंग के द्वारा आपको मालूम है कि आप अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को कोपासनी प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं। मतलब जो भी ज्वाइंट फैमिली स्टॉक है उस स्टॉक में अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को जब आप डाल देते हैं अपने विल से विदाउट एनी फोर्स, तो वो ब्लेंडिंग कहलाता है। तो कोई भी सेपरेट प्रॉपर्टी किसी अगर कोपार्टनर का है तो वो चाहे तो इस ज्वाइंट स्टॉक में अपनी प्रॉपर्टी डाल सकता है खुद, और इसके लिए जरूरी नहीं है कि बाकी कोपार्टनर का आपको कंसेंट लेना हो, बल्कि जरूरी ये है कि ये वॉलंटरीली एक्ट होना चाहिए और इसमें इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। और इंटेंशन का मतलब यह है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के राइट को खुद खोना चाहते हैं, ये आपका क्लियर इंटेंशन है। आप चाहते हैं कि उसके ऊपर आपका इंडिविजुअल और एक्सक्लूसिव राइट ना रहे, बल्कि ये प्रॉपर्टी फैमिली की हो जाए। अगर इस इंटेंशन के साथ आप इस अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली स्टॉक में अगर डालते हैं तो वो ब्लेंडिंग आपका हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कोई भी कोपार्टनर अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली स्टॉक में कन्वर्ट कर सकता है और कोपार्टनर प्रॉपर्टी उसे बना सकता है। बट अब यहाँ पर आते हैं कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ फीमेल। 2005 के बाद फीमेल एज ए कोपार्टनर के रूप में कंसीडर की जाती है। उसके पास कोपार्टनर प्रॉपर्टी का एक पार्ट मिलता है, लेकिन जो भी पार्ट इस फीमेल के पास आता है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी के रूप में काउंट होता है। इस वजह से एक फीमेल अगर चाहे ज्वाइंट स्टॉक में उस
प्रॉपर्टी को देना वो नहीं दे सकती है, बट इसका एक वे आउट है। वे आउट ये है कि अगर ये फीमेल चाहे उस ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में गिफ्ट कर सकती है। जैसे ही वो गिफ्ट करेगी तो वो एक्चुअली ज्वाइंट फैमिली स्टॉक का पार्ट बन जाएगा और इस तरीके से वो फीमेल अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में एज अ गिफ्ट के माध्यम से कोपार्शनल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे कैसे किस किस मीन्स से अक्वायर कर सकता है। फर्स्ट, इसमें कहा जाता है कि यदि आपके पास कोई स्पेशल स्किल है तो उस स्पेशल स्किल के थ्रू आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते हैं। लाइक इफ यू आर एन इंजीनियर, तो इंजीनियर होने के कारण आपके पास स्पेशल स्किल आ जाता है, जिससे अगर आप अर्न करते हैं तो उस स्पेशल स्किल के द्वारा अर्न किया गया प्रॉपर्टी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। इफ सपोज इफ यू आर अ बिजनेसमैन और आपके पास बिजनेस का एक स्पेशल स्किल है, या आप एक डॉक्टर हैं या आप एक वकील हैं, इसमें से कोई भी अगर स्पेशल स्किल आप अक्वायर करते हैं और उस स्पेशल स्किल के कारण आपने अगर कोई भी प्रॉपर्टी अर्न किया है तो वो प्रॉपर्टी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात, सपोज अगर आपको किसी भी तरह का प्राइज या स्कॉलरशिप मिलता है, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप ग्रांट करती है, तो वो स्कॉलरशिप आपके काबिलियत की वजह से आपको ग्रांट की गई है, या वो प्राइज आपके काबिलियत की वजह से आपको दिया गया है, जिसकी वजह से वो आपका सेपरेट प्रॉपर्टी फॉर्म करेगा, वो कभी भी कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं होगा। देन उसके बाद आते हैं, कोई भी पर्सन यदि आपको गिफ्ट करता है कोई भी चीज तो वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं होगा। गवर्नमेंट अगर आपको ग्रांट्स देती है तो एज बीइंग एन इंडिविजुअल आपको ग्रांट दे रही है, ना कि एज बीइंग अ कर्ता ऑफ अ फैमिली या फिर एज बीइंग अ कोपार्शनर ऑफ ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया ग्रांट आपके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी के रूप में कंसीडर किया जाता है। अब अगर आप चाहें तो एडवर्स पोजीशन से जो भी आपने प्रॉपर्टी एक्वायर किया है वो भी आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। एडवर्स पोजीशन क्या होता है, आपने ऑलरेडी लिमिटेशन एक्ट में पढ़ा होगा, सेक्शन 27 कहता है कि सपोज अगर ये एक जमीन है और ये जमीन ए का है, यहाँ क्या करता है, बी जबरदस्ती आकर के रहता है और रहने के बाद लगभग 12 इयर्स तक यहाँ स्पेंड करता है, एक इस पे कोई भी अपना दाखिला नहीं करवा पाता है, तो इन सच कंडीशन में बिकॉज ये प्रॉपर्टी बी की नहीं थी लेकिन एडवर्स पोजीशन होने की वजह से ये प्रॉपर्टी अब ये बी की हो जाती है, ए इसके ऊपर दावेदारी नहीं कर सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो एडवर्स पोजीशन के कारण अक्वायर की गई है वो प्रॉपर्टी भी आपकी ही सेपरेट प्रॉपर्टी होती है, कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब यदि आपने अपने स्पेशल स्किल और क्वालिफिकेशन की वजह से कहीं नौकरी पाई है और वहां जो भी आपको सैलरी मिलता है या रेम्युनरेशन मिलता है, दैट इज पार्ट ऑफ योर सेपरेट प्रॉपर्टी, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर कोपार्शनल प्रॉपर्टी। इसके अलावा यदि कोई भी प्रॉपर्टी आप अपने रिलेटिव से इनहेरिट करते हैं एक्सेप्ट फादर के लाइन में, तो वो आपकी कहलाती है पर्सनल प्रॉपर्टी या सेपरेट प्रॉपर्टी। लाइक अगर आप अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से या मैटरनल अंकल से कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपको इनहेरिट आप करते हैं तो उस कंडीशन में वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी, वो कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं बनती है। इसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं है वो आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। ये आपका हो गया सेपरेट प्रॉपर्टी कैसे आप एक्वायर करते हैं। और याद रखिएगा इसके बेस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डिमार्केशन लाइन है सेपरेट प्रॉपर्टी और कोपार्शनल प्रॉपर्टी का, जहां से आपको पता चलता है कि कोपार्शनल प्रॉपर्टी क्या हो सकता है और सेपरेट प्रॉपर्टी के एम्बिट में क्या क्या आता है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो भी हेरिटेज से प्रॉपर्टी आता है वो दो तरीके का होता है। फर्स्ट इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टेड, सेकेंड अनऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्ट्रक्टेड को हम लोग बोलते हैं सप्रतिबंधित और अनऑब्स्ट्रक्टेड को हम लोग बोलते हैं अप्रतिबंधित। इसका मतलब क्या है कि जहां पर प्रतिबंध लगा हुआ है, जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, वो आपका हो गया सप्रतिबंधित। और जनरली आप देखेंगे कि इसमें क्या होता है, प्रतिबंध का मतलब ये है कि जब तक वो पर्सन जिंदा है उसके लाइफ टाइम में उस प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, उस पर्सन के गुजरने के बाद ही उस प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने दया भागा के केस में देखा था। अनऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आप जब चाहे तो आप इनहेरिट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एलिजिबल होना पड़ेगा। जैसे एक माइनर जो है वो कोपार्शनल होने के बावजूद प्रॉपर्टी का डिमांड डायरेक्टली खुद नहीं कर सकता है, वो प्रॉपर्टी के डिवीजन की बात नहीं कर सकता है। वो जब भी करता है वो अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू ही करता है, और जिसमें कोर्ट एज ए गार्जियन के रूप में वर्क करती है और उसे प्रॉपर्टी दिलाती है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि आपको एलिजिबल होना जरूरी है। तो जो भी अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज वाली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में बाय बर्थ आपको राइट मिल जाता है, और ये हम लोगों ने देखा था मिताक्षरा में देखा था। तो ये था आपका हेरिटेज की बेसिस पर दो तरह की प्रॉपर्टी, अगर क्वेश्चन आता है तो आप यहां से कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ज्वाइंट प्रॉपर्टी क्या होता है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी लाइक दिस इज ए प्रॉपर्टी, इट कैन बी होल्ड बाय ए एंड बी एंड सी एंड डी नंबर ऑफ पर्संस के द्वारा ये होल्ड किया जा सकता है ज्वाइंटली, दैट इज नोन एज ज्वाइंट प्रॉपर्टी। इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये चारों मेंबर एक ही फैमिली के हैं या फिर एक ही ज्वाइंट हिंदू फैमिली के हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, इस कंडीशन में क्या होता है कि जब अगर ये पर्सन गुजर जाता है तो इसका जो भी सर्वाइवरशिप के तहत
पर्सन होता है वो यहाँ पर होल्ड करता है ज्वाइंटली उस प्रॉपर्टी को, ये होता है ज्वाइंट प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी के ही सेंस में हम लोग करते हैं ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वैसी प्रॉपर्टी जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली के द्वारा अक्वायर की जाती है या पोजेस की जाती है, वो प्रॉपर्टी ज्वाइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी कहलाती है, जिसमें हर मेंबर के पास राइट होता है, लेकिन ये राइट कभी भी इक्वल नहीं होता है। जो हम लोगों ने देखा था, कोपासर के पास स्पेशल राइट होता है, जबकि नॉन कोपासर के पास सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस का राइट होता है, वो उस घर में आपको रह सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉमन स्टॉक क्या होता है। यहाँ कॉमन स्टॉक का मतलब है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के द्वारा जो प्रॉपर्टी पोजेस की जाती है कलेक्टिवली, दैट इज कॉमन स्टॉक। तो अब इस कॉमन स्टॉक को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ब्लेंडिंग के द्वारा इस कॉमन स्टॉक को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिसमें कोई भी कोपार्टनर अपने पर्सनल प्रॉपर्टी को कॉमन स्टॉक में डाल करके उसे कोपार्टनर प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता है। उसके लिए जरूरी क्या है कि आपका क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि आप अपने आप को डिप्राइव करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी के इंडिविजुअल इंटरेस्ट से और एक्सक्लूसिव राइट से। दूसरा इंटेंशन ये आपका होना चाहिए कि आप चाहते हैं कि उस प्रॉपर्टी का यूज पूरी फैमिली करे, तो फैमिली की वो प्रॉपर्टी बन जाए। ये दो इंटेंशन होना जरूरी है ब्लेंडिंग के लिए। हम लोगों ने पहले ही देख रखा है कि जो फीमेल है या नॉन कोपार्टनर है, वो कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को ब्लेंडिंग के थ्रू कॉमन स्टॉक में नहीं डाल सकते, बल्कि उसके लिए उन्हें गिफ्ट करना होता है। जब वो गिफ्ट करते हैं तो उसके बाद वो कॉमन स्टॉक में चला जाता है। अब इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कॉमन स्टॉक जो होता है, वहां पर आप इसके क्वांटम को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी कोपार्टनर की या किसी फैमिली मेंबर की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इसके क्वांटम को डिक्रीज करने के लिए, तो इन सच कंडीशन आपको ईच एंड एवरी कोपार्टनर से परमिशन लेना पड़ेगा, उनका कंसेंट लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट एज बीइंग अ कर्ता, आप अगर वो 4 मैंडेटरी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं, अदरवाइज आपको परमिशन लेना पड़ेगा। अब आते हैं ज्वाइंट फैमिली एंसेस्टर प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम लोग। ज्वाइंट फैमिली एंसेस्टर प्रॉपर्टी दो वर्ड से बना है, एक तो पहले ज्वाइंट फैमिली एंड सेकंड एंसेस्टर प्रॉपर्टी। वैसी प्रॉपर्टी जो कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है प्लस वैसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, वो ज्वाइंट फैमिली एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहलाती है। एंसेस्टर प्रॉपर्टी का मतलब आप लोगों ने ऊपर पहले ही देख रखा है, दो तरीके का होता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी। फर्स्ट आपका ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, दूसरा अनऑब्स्ट्रक्टेड होता है। तो इसी कारण ज्वाइंट फैमिली एंसेस्टर प्रॉपर्टी दो तरीके की हो सकती है, ज्वाइंट फैमिली ऑब्स्ट्रक्टेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी एंड ज्वाइंट फैमिली अनऑब्स्ट्रक्टेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो कि एक मिताक्षरा के द्वारा गवर्न होती है, दूसरा दयाभाग द्वारा गवर्न होती है। यह है ज्वाइंट फैमिली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हम लोग बात करते हैं कोपार्टनर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो या ज्वाइंट फैमिली एंसेस्टर प्रॉपर्टी हो, वो कलेक्टिवली और इंडिविजुअली लोगों के द्वारा एंजॉय किया जाता है। अब ये देखते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी कोपार्टनर प्रॉपर्टी होती है, वो कलेक्टिवली ऑन की जाती है कोपार्टनर के द्वारा। उनके द्वारा कलेक्टिवली जो है ज्वाइंट पोजीशन उनका होता है, उनका कलेक्टिव ओनरशिप होता है, लेकिन जो डिस्पोज ऑफ करने का राइट जो होता है दैट इज वेरी मच लिमिटेड। आप इसके स्टॉक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके स्टॉक को कम करने के लिए आपके ऊपर लिमिटेड राइट है। अब देखते हैं ऑर्डिनरी कोपार्टनर के बारे में कि कोपार्टनर प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में उनका क्या होता है। तो पहली बात यह है कि कोई भी ऑर्डिनरी कोपार्टनर कोपार्टनर प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ इंडिविजुअली नहीं कर सकता है, अपने इंडिविजुअल शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट जब तक कि कुछ सर्कमस्टांसेस अगर ना हो। जैसे आपको मालूम है कि लीगल नेसेसिटी होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ स्टेट होना चाहिए, एसेंशियल रिलीजियस रिक्वायरमेंट होना चाहिए, या एंटीसीडेंट डेट अगर हो, उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। पहले ये था कि कोई भी ऑर्डिनरी कोपार्टनर अपने ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को या कोपार्टनरी प्रॉपर्टी को विल के द्वारा किसी को नहीं दे सकता था, लेकिन 1956 के बाद इस रूल में चेंजेस आता है और विल के द्वारा वो अपने पार्ट को, जो कि अनडिवाइडेड पार्ट है, उसे विल कर सकता है। अब देखते हैं कि कोपार्टनरी प्रॉपर्टी में बाय बर्थ आपको राइट मिल जाता है और इसमें ऑनरशिप भी आपको मिल जाता है कि आप कभी भी इसके पार्टीशन के लिए कर्ता को कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी। इसका मतलब एक कोपार्टनरी प्रॉपर्टी का कैरेक्टर क्या क्या होता है। जो भी हम लोग बातें करेंगे इसमें पहले की बहुत सारी बातें आएंगी, उसके अलावा भी कुछ नई बातें आएंगी। जैसे फर्स्ट आपको कहता है कि ओनली अ कोपार्टनर कैन होल्ड कोपार्टनरी प्रॉपर्टी, इसके अलावा कोई और कोपार्टनरी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकता है, बिकॉज जो नॉन कोपार्टनर है उनके पास राइट होता है मेंटेनेंस का, बट वो होल्ड नहीं कर सकते हैं। अब कहता है कि जो भी कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है दैट इज ज्वाइंटली होल्ड बाय कोपार्टनर, और ये क्या होता है कि कलेक्टिवली आपको होल्ड किया जाता है, इसका टाइटल कलेक्टिवली आपका होल्ड किया जाता है, पोजीशन कलेक्टिवली होता है और राइट्स भी जो है कलेक्टिव राइट्स होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि कलेक्टिव टाइटल पोजीशन एंड राइट्स होने के बावजूद जो है वो आपका डेफिनेट टाइटल, डेफिनेट राइट और डेफिनेट इंटरेस्ट नहीं होता है, बिकॉज उस कोपार्टनरी प्रॉपर्टी पर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होता है, यूनिटी ऑफ पोजीशन होता है, सारे के सारे कोपार्टनर का सेम राइट होता है पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पे, बिकॉज कोई भी डिमार्केशन नहीं किया गया है इस प्रॉपर्टी में कि कौन किसका है। देन उसके बाद कहा था अक्वायर राइट ऑफ ओनरशिप बाय बर्थ। जब हम लोग देखते हैं कि कोपार्टनरी प्रॉपर्टी जो होती है उसमें
उसमें जन्म के साथ ही किसी व्यक्ति को अधिकार मिल जाता है दो चीजों का। सबसे पहली बात, अगर वो चाहे तो कर्ता को कह सकता है कि उसे प्रॉपर्टी चाहिए और उस वक्त जो है कर्ता इज ड्यूटी बाउंड टू एलिनेट द प्रॉपर्टी, तो वहां पर डिमार्केशन हो जाता है प्रॉपर्टी का। एंड इफ सपोज कर्ता उस प्रॉपर्टी को रॉन्गली एलिनेट करता है तो इन दैट कंडीशन इसके पास राइट होता है कि उसे वो चैलेंज कर सकता है बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ। और अनऑथराइज एलिनेशन क्या होता है ये आपको पता है कि 4 कंडीशंस को छोड़कर के बाकी किसी भी कंडीशन में अगर प्रॉपर्टी एलिनेट किया जाता है तो वो अनऑथराइज एलिनेशन कहलाता है। अब आते हैं जो भी कोपासनरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज ओन्ड बाय कोपासनर, लेकिन इसका एंजॉयमेंट जो है इन तीनों के द्वारा किया जाता है। कोपासनर भी इसका एंजॉय करता है, नॉन कोपासनर भी करता है और अदर मेंबर भी इसका एंजॉय करते हैं। ऑल्दो राइट्स जो होता है वो वेस्ट होता है कोपासनर में, लेकिन इसे एंजॉय किया जाता है सारे के सारे ज्वाइंट फैमिली मेंबर्स के द्वारा। अब बात की जाती है एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में, तो अगर जब भी किसी भी कोपासनरी प्रॉपर्टी को एलिनेट करना होगा तो जरूरी इसके लिए ये है कि जितने भी कोपासनर है चाहे ABCD इन सारों का कंसेंट इसमें चाहिए होगा। लेकिन कर्ता के पास एक स्पेशल राइट होता है कि इन केस ऑफ लीगल नेसेसिटी, बेनिफिट ऑफ स्टेट, रिलीजियस या चैरिटेबल नेसेसिटी या एंटीसीडेंट डेट को चुकता करने के लिए अगर कर्ता प्रॉपर्टी को एलिनेट करता है तो दैट कैन नॉट बी चैलेंज बिफोर द कोर्ट ऑफ द लॉ। तो ये आपको है ग्राउंड जहां पर कि हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से कोपासनरी प्रॉपर्टी को एलिनेट करने का राइट कर्ता के पास होता है और अदर कोपासनर्स के पास होता है। अदर कोपासनर के पास एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, वो लोग कलेक्टिवली इस प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं लेकिन इंडिविजुअली नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है कि अगर कोई कोपासनर गुजर जाता है, उसकी अगर डेथ हो जाती है उस कंडीशन में, जब भी कोई कोपासनर गुजरता है, एंड ये जो भी बात की जा रही है दैट इज बिफोर 1956, जब भी कोई कोपासनर गुजरता है तो इन डेथ कंडीशन जो प्रॉपर्टी होती है वो सोल सर्वाइविंग कोपासनर के पास चला जाता है। कैसे जाता है इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। देन उसके बाद ये आपको यही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप का यहाँ पर प्रिंसिपल लागू होता है। इसके ऊपर कभी भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं सोल सर्वाइविंग कोपासनर की तो हमें मालूम है कि जो भी सोल सर्वाइविंग कोपासनर के पास कोपासनरी प्रॉपर्टी बचा है या जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बचा है उसका नेचर एक्चुअली सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाता है। वो चाहे इसका जैसे भी चाहे एंजॉय कर सकता है, बट उसके साथ कंडीशन ये है कि जो भी डिपेंडेंट है उसे मेंटेनेंस देना होगा। जब ये पर्सन गुजर जाता है सोल सर्वाइविंग कोपासनर तो इन दैट कंडीशन जो नेक्स्ट पर्सन आपको होता है, कोई सन कोई मेल, उस पर्सन को ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का राइट होता है। दैट गोज बाय द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब हम लोग देखते हैं कैसे कोपासनरी प्रॉपर्टी अपना जो है कैरेक्टर चेंज करता है। सपोज ए के पास कोई कोपासनरी प्रॉपर्टी है, इसका यूनिट मान लीजिए 1 अगर है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये कोपासनरी प्रॉपर्टी होती है जब भी इसका डिवीजन होगा तो डिवीजन के बाद सन को एक मिलेगा, इस सन को मिलेगा, इस डॉटर को मिलेगा आफ्टर 2005, बट 2005 से पहले की अगर हम लोग बात करें तो इस डॉटर को नहीं मिलेगा। अदरवाइज सन 1 एंड सन 2 के पास जो प्रॉपर्टी आती है वो कोपासनरी प्रॉपर्टी के रूप में ही आती है, बिकॉज ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है। विद रिस्पेक्ट टू S3, S1 के पास जो प्रॉपर्टी आई वो कोपासनरी प्रॉपर्टी आई है। अब सपोज यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिवीजन होता है, इन दैट कंडीशन अगेन S3 के पास जो प्रॉपर्टी आएगी वो एक कोपासनरी प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू S5। लेकिन अब सपोज S5 की शादी नहीं हुई है या इसके पास कोई मेल इंसिडेंट्स नहीं है, तो फिर अब ये प्रॉपर्टी जब पहुंचेगी S5 के पास तो वो इसकी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। लाइक अब इस केस में देखते हैं S2 के पास जो प्रॉपर्टी आई दैट इज कोपासनरी प्रॉपर्टी आई विद रिस्पेक्ट टू S4। जब S4 के पास अगर ये प्रॉपर्टी आती है तो कोपासनरी प्रॉपर्टी होगी यदि इसका कोई मेल डिसेंडेंट है। लेकिन इस केस में हम लोग देखते हैं कोई भी मेल डिसेंडेंट नहीं है, यहाँ डॉटर है, जिसकी वजह से S4 के पास जो प्रॉपर्टी आई है ये कोपासनरी होने के बावजूद इसका नेचर चेंज हो चुका है। अब ये सेपरेट प्रॉपर्टी इसके लिए ट्रीट की जाएगी। ये जिस तरह से चाहे उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, इसके पास एब्सोल्यूट राइट होता है इस चीज को लेकर के। आई थिंक ये चीज क्लियर हो चुका होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं ओरिजिन ऑफ प्रॉपर्टी इमटेरियल फॉर डिटरमाइनिंग कैरेक्टर्स सब्सिक्वेंटली, कि प्रॉपर्टी कहाँ से ओरिजिन हुआ है डजंट मैटर, लेकिन इसका कैरेक्टर चेंज होता है, जो कि एक्चुअली में हम लोगों ने यहाँ ही देख रखा है। इसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन देखते हैं क्या कहता है इसमें। अब सपोज क्या होता है कि ए के पास दो तरह की प्रॉपर्टी है, एक कोपासनरी प्रॉपर्टी है, कुछ सेपरेट प्रॉपर्टी। जो कोपासनरी प्रॉपर्टी है इन दोनों के बीच में डिवाइड होगा, उसका नेचर जो होगा वो कोपासनरी होगा। S1 के पास जो प्रॉपर्टी आएगी इस कोपासनरी प्रॉपर्टी, उसका नेचर कोपासनरी होगा विद रिस्पेक्ट टू S3। जबकि S2 के पास ये प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसका सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे कोई भी मेल इंसिडेंट्स नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं सेपरेट प्रॉपर्टी का क्या होता है। जब ये सेपरेट प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगा तो उस कंडीशन में S2 के पास जो आएगा वो तो सेपरेट प्रॉपर्टी ही होगा, लेकिन जब S1 के पास आएगा तो इसका नेचर कोपासनरी हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू S3, बिकॉज ये इसकी पैतृक संपत्ति है, दादा के पास से संपत्ति आई है, सेपरेट होने के बावजूद इसका नेचर अब यहाँ कोपासनरी
जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी का क्या ओरिजिन है, इट इज इमटेरियल, अल्टीमेटली डिपेंड करता है कि वो किस पर्सन के पास जा रहा है, उसके हिसाब से ही वो चीजें चेंज होती है। जैसे इस S1 के केस में हम लोगों ने देखा कि ए की कोपासनी और सेपरेट दोनों प्रॉपर्टी, कोपासनी प्रॉपर्टी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू S3, लेकिन S2 के पास जो भी प्रॉपर्टी आई है, चाहे वो कोपासनरी हो चाहे सेपरेट हो, दोनों की दोनों ही प्रॉपर्टी सेपरेट प्रॉपर्टी हो जाती है, बिकॉज इसके बाद कोई मेल एंटीसीडेंट नहीं है। जब तक आपके डाउन द लाइन कोई अगर मेल नहीं होगा, कोपासनरी फॉर्म नहीं होता है, बिकॉज कोपासनरी का थंब रूल ही है कि मिनिमम 2 मेल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मेल नहीं होगा तो वो प्रॉपर्टी कभी भी कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं होगा और ये कोपासनरी यहाँ फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी का नेचर कोपासनरी से सेपरेट हो जाता है। आई थिंक ये चीज आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी। तो इसमें 2 केसेस होता है, बिफोर 1956 एंड आफ्टर 1956। बिफोर 1956 ये होता था कि जो भी पैटर्नल एंसेस्टर प्रॉपर्टी होती थी वो कोपासनरी प्रॉपर्टी होती थी, जबकि आफ्टर 1956 ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया था, जिसमें कि कोई भी पर्सन अपने सेपरेट प्रॉपर्टी को कॉमन स्टॉक में डाल करके उसे कोपासनरी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकता था, ब्लेंड कर सकता था। उसके बाद उसका अपना इंडिविजुअल राइट समाप्त होता था, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। अब आते हैं, सपोज अगर कोई प्रॉपर्टी मैटरनल ग्रैंडफादर की तरफ से इनहेरिट की जाती थी तो वो कभी भी आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपको काउंट नहीं होता था, वो कोपासनरी प्रॉपर्टी नहीं होती थी। वो जब भी आपको होगा दैट इज अ सेपरेट प्रॉपर्टी। अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी रिलेटिव से लिया गया है एक्सेप्ट पैटर्नल एंसेस्टर से, जो आपके इमीडिएट पैटर्नल एंसेस्टर है, उसके अलावा किसी और से अगर प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है तो उस कंडीशन में ये ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती है। और ऑब्स्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का नेचर आप लोग जानते हैं, दयाभागा में जो बताया गया था कि किसी के मरने के बाद ही उसके सन को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ये प्रॉपर्टी जो है सेपरेट प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। अब अगर कोई भी प्रॉपर्टी फीमेल से इनहेरिट की जाती है तो याद रखिएगा उसका नेचर हमेशा सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। रीजन बीइंग, कभी भी फीमेल कोपासनरी लाइन क्रिएट नहीं करती है। कोपासनरी लाइन क्रिएट नहीं करने के कारण वहीं पर कोपासनरी प्रॉपर्टी का नेचर समाप्त हो जाता है। इसी कारण फीमेल के द्वारा कोई भी प्रॉपर्टी पोजेस जो किया जाता है वो हमेशा सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाता है। 1937 से 1956 के बीच में जो केस चलता था उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले आपको मालूम है सोल सर्वाइविंग कोपासनर में क्या होता था और किस तरीके से जो है विमेन का राइट वहां पर हनन होता था। उसके पति के मरने के बाद कोई भी प्रॉपर्टी उसे नहीं मिलती थी और प्रॉपर्टी से वो बेदखल कर दी जाती थी। बट आफ्टर 1937 एक आपको कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, अब ऐसा है कि अगर सपोज इस S1 की डेथ हो जाती है तो इसके प्रॉपर्टी को जब तक ये वाइफ जिंदा है अपने मेंटेनेंस के लिए उसका यूज कर सकती है अपने हिसाब से, उसके मरने के बाद ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा। लाइक इस केस में ऐसा होता है कि अगर ए है, ए का प्रॉपर्टी जो है बढ़ता है, S1 और S2 में हाफ प्रॉपर्टी आपको बढ़ रहा है। अब सपोज क्या होता है, ये तो आपको मर चुका है। अब सपोज क्या होता है कि S1 गुजर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। इन सच कंडीशन ये प्रॉपर्टी S1W के पास जो है इसकी वाइफ के पास रहेगा उसके मेंटेनेंस के लिए, और अगर जब ये गुजर जाती है तो इन सच कंडीशन ये प्रॉपर्टी वापस चला जाएगा S2 के पास। और अब S2 के पास जो ये प्रॉपर्टी आया इसका नेचर कोपासनरी नेचर ही रहेगा विद रिस्पेक्ट टू S2S, बिकॉज ऑलरेडी एक सन है इस वजह से। तो ये था आपका 1937 में जो रूल आया था उसके हिसाब से। अब देखते हैं कि सपोज कोई भी प्रॉपर्टी अगर गिफ्ट किया जाता है फादर के द्वारा, तो गिफ्ट करने का मतलब है कि वो अपनी सेपरेट प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं, तो गिफ्ट किया हुआ प्रॉपर्टी आपके लिए सेपरेट प्रॉपर्टी माना जाएगा। अगर वो इनहेरिट कर रहे हैं आप तो फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा विद रिस्पेक्ट टू योर सन, अदरवाइज ये आपकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं हम लोग डिवोल्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कितने तरीके से होता है। 4 तरीके से होता है। फर्स्ट सर्वाइवरशिप के द्वारा, दूसरा इनहेरिटेंस के द्वारा, थर्ड आपको गिफ्ट के द्वारा, फोर्थ विल के द्वारा होता है। सर्वाइवरशिप के कॉन्सेप्ट को हम लोग देख चुके हैं कि जो भी आपका लास्ट में सर्वाइवर रहता है उसके पास प्रॉपर्टी चली जाती है, दैट इज सर्वाइवरशिप आपको आता है। इनहेरिटेंस पे ये होता है कि फादर के मरने से पहले उन्होंने किसी भी तरह का कोई विल या कुछ भी आपको नहीं बनाया, किस तरीके से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, उस कंडीशन में इनहेरिटेंस होता है प्रॉपर्टी का। फादर अगर चाहे तो अपने लाइफ टाइम में गिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और जब भी ये किसी को गिफ्ट करेंगे उस प्रॉपर्टी का नेचर हमेशा जो है सेपरेट प्रॉपर्टी होगा, जब तक कि इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई लिमिटेशन या कंडीशन इंपोज नहीं किया गया है। तो सपोज अगर गिफ्ट देने वक्त कुछ अगर कंडीशन इंपोज कर दिया गया है तो वो गिफ्ट उस इंपोज कंडीशन के हिसाब से चलेगा। अगर कोई कंडीशन इंपोज नहीं किया गया है देन दैट इज एब्सोल्युटली अ सेपरेट प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं विल की। आपको मालूम है कि विल जो होता है वो किसी भी पर्सन के लाइफ टाइम में बनता है, बट एग्जीक्यूट जो होता है वो उस पर्सन के मरने के बाद ही होता है। और विल को कहा जाता है कि उस पर्सन का अपना वॉलंटरीली आपका एक्ट है जिसमें कि अपनी उसकी इच्छा है, उसके ऊपर कोई भी बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में विल आपको बनता है। इस विल में जो है 2 चीजें आपको मेंशन की जाती है कि बेनिफिशियरी कौन होगा और दूसरी बात जो उसका कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट होगा वो क्या होगा। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है विल में कि किस प्रकार से डिस्पोज ऑफ होगा, उस कंडीशन में ये माना जाएगा जिस पर्सन के नाम पर विल किया जा रहा है उसका इस प्रॉपर्टी पर एब्सोल्यूट राइट है और वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी है। आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर अंडर HSA 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर अंडर हिंदू सक्सेशन
सक्सेशन एक्ट 1956। तो बेसिकली इस एक्ट के द्वारा इंटरस्टेट सक्सेशन को गवर्न करने की कोशिश की गई है और उसे ही आपको गवर्न किया जाता है। इससे पहले जो भी क्लासिकल लॉ चल रहा था उसमें जो भी फ्लॉ था उसी से रिलेटेड इसमें लॉ बनाया गया है और इसी कारण सेक्शन 4 में दिया गया है कि वो सारा प्रोविजन जो कि क्लासिकल लॉ में था और उससे रिलेटेड अगर यहाँ प्रोविजन बनाया गया है तो इसमें बनाया गया प्रोविजन उसके ऊपर प्रिवेल करेगा जो भी पहले क्लासिकल लॉ में था। और इसी कारण से मेल इनहेरिटेंस जो है दिया गया है सेक्शन 8 से लेकर के सेक्शन 13 तक, जिसमें बताया गया है कि सन को जो भी प्रॉपर्टी मिलती है वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्रकार से सन के पास जो भी प्रॉपर्टी आ रही है सेपरेट प्रॉपर्टी होने के कारण उसके ऊपर उसकी एब्सोल्यूट ऑनरशिप होती है, वो कोपार्शनल प्रॉपर्टी नहीं बनाती है। इस एक्ट में बेसिकली स्पिरिचुअल बिलीफ को रिप्लेस करके नियरनेस को शामिल किया गया है और इसी कारण इसमें रूल बनाया गया है। रूल है आपका इक्विटी, एफिनिटी एंड नियरनेस इन ब्लड का, जो कि हम देखते हैं क्लासिकल लॉ से काफी डिफरेंट आपको हो जाता है। सन जो है, अगर इसमें सन को डिफाइन किया गया है कि सन का मतलब दो ही तरह का सन हो सकता है। फर्स्ट, या तो वो आपका लेजिटिमेट सन हो जो कि नेचुरल जिसका जन्म हुआ हो, या दूसरा जिसका वैलिड एडॉप्शन हुआ हो। इसके अलावा किसी भी तरीके का सन के कैटेगरी में इसमें शामिल नहीं होता है, उसे यहाँ से प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। इस लॉ में जो सीरियस फ्लॉ है वो ये है कि यहाँ पर कोपार्शनल प्रॉपर्टी को अनदेखा कर दिया गया है और इसमें क्लासिफिकेशन किया गया है क्लास 1 हेयर और क्लास 2 हेयर। क्लास 1 हेयर जो है वो सबसे आपका नियर होते हैं, सबसे पहले प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होता है वो उन्हें ही मिलता है, उनके एब्सेंट में क्लास 2 को दिया जाता है। क्लास 1 में 11 फीमेल है और 5 मेल है। अब जो ये फीमेल या मेल जो भी प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, इन्हें इक्वल शेयर मिलता है दोनों ही कंडीशन में, चाहे डॉटर हो चाहे सन हो। अब देखते हैं किस प्रकार से जो HSA 1956 जो है ये विमेन के लिए बहुत फेयर आपका होता है। फर्स्ट थिंग, जो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को जो है इसमें डायल्यूट कर दिया गया है। कोपार्शनल प्रॉपर्टी जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर था जिसकी वजह से इस कॉन्सेप्ट को इसमें हटा दिया जाता है। तो इस तरीके से फीमेल के लिए भी फेयर चांसेस होता है। और जो इसमें सेक्शन दिया गया है सेक्शन 8 से लेकर के 13 तक, इसमें बात की गई है इक्वलिटी, नियरनेस इन रिलेशन और एफिनिटी के बारे में बात की गई है, जहां पर कि कोई मतलब नहीं है कि आप मेल है या आप फीमेल है। तो ये जेंडर बायसनेस को दूर करता है। जो भी प्रॉपर्टी सन के द्वारा इसमें इनहेरिट की जाती है वो सारी की सारी सेपरेट प्रॉपर्टी इसमें मानी जाती है। अब हम लोग बात करते हैं कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, कि कोई भी प्रॉपर्टी का नेचर क्या होगा यदि उसमें कोपार्शनरी प्रॉपर्टी या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी मिला हुआ हो, साथ में अगर सेपरेट प्रॉपर्टी हो तो कैसे क्या नेचर होता है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, इसी कारण आप इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अभी तक जितनी बातें कही गई है उन्हीं बातों का रिपीटेशन होगा, बट अब उसका क्रक्स होगा जिसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है और यही चीज आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ प्रॉपर्टी का। फर्स्ट, अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी अगर अक्वायर की जाती है ज्वाइंट फैमिली फंड, JFF मतलब हो गया ज्वाइंट फैमिली फंड से या ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी से, तो जब भी अक्वायर की जा रही है वहां पैसा लगा है ज्वाइंट फैमिली फंड का, तो ये कॉमन सेंस कहता है कि वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड, अगर इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में ज्वाइंट फैमिली फंड से हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी। थर्ड, अगर मान लीजिए कोई भी कोपार्टनर या कोई पर्सन जो उस फैमिली का है, मेंबर है, अगर वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी टेम्पररी यूज करता है अपने लिए या वो लोन के रूप में लेता है, तो इन सच कंडीशन जो उसके द्वारा अक्वायर की गई जाएगी प्रॉपर्टी या जो प्रॉफिट होगा वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी होगी, ना कि ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी, बिकॉज ये आपका टेम्पररी यूज के लिए लिया गया है और लोन लिया गया है इस वजह से। अब अगर सपोज मान लीजिए कोई अगर ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जहां पर कि पार्सली जो है ज्वाइंट फैमिली फंड का भी यूज किया गया है और पार्सली जो है सेपरेट फंड का भी यूज किया गया है, इन सच कंडीशन वो प्रॉपर्टी जो होगी वो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर ब्लेंडिंग का रूल आ जाएगा। और इसी कारण आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि किसी भी सेपरेट प्रॉपर्टी को अगर इंप्रूव करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए ज्वाइंट फैमिली फंड का अगर यूज किया जा रहा है तो वो फिर से जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जाएगी। ब्लेंडिंग का रूल वहां पे आप लगाइएगा। इसी तरीके से अगर कोई ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेपरेट प्रॉपर्टी से फंडेड अगर किया जा रहा है और उसे रिनोवेट किया जा रहा है तो उस कंडीशन में फिर वो जो है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब अगर सपोज मान लीजिए किसी भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है, सेल करने के बाद जो उससे प्रॉफिट आता है या उससे जो भी आपको अर्न किया जाता है वो सारा का सारा पार्ट ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी का होगा। अब सपोज एक केस आता है जिसमें कर्ता को लगता है कि उसका एक बेटा कमजोर है इकोनॉमिकली और वो उसे कुछ स्पेशल सम देता है, तो क्या उस पर्सन के द्वारा अब जो इन्वेस्ट किया जाता है अपने बिजनेस में और अर्न किया जाता है प्रॉफिट, तो उसे ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में रखा जाएगा या उसे सेपरेट प्रॉपर्टी में रखा जाएगा। तो इस बारे में याद रखिएगा, कर्ता के पास विशेष अधिकार होता है। ये नॉर्मल कोपार्टनर नहीं है बल्कि ये मैनेजर है, तो उसके पास कुछ डिस्क्रिशन भी होता है। तो इस कंडीशन में कर्ता के द्वारा दिया गया इस तरह का स्पेशल सम उसके मेंटेनेंस के लिए
या पर्सनल यूज के लिए जब भी दिया जा रहा है, वो अपना उससे अगर बिजनेस करता है, पर्सनल प्रॉफिट पाता है, तो उस पर्सन को दिया गया वो सम उसका सेपरेट प्रॉपर्टी होगा, उसे कभी भी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में नहीं डालेंगे। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर कर्ता आ रहा है। जैसे ही कर्ता आता है तो उसके बाद स्पेशल पावर यहाँ इम्पोज हो जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब चूंकि बात कर्ता की हुई है तो नेक्स्ट अब हम लोग चर्चा करेंगे कर्ता के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कर्ता के बारे में कि व्हाट वाज द पर्पस ऑफ कर्ता। फर्स्ट, कोई भी आउटसाइडर हो या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो, इससे डील करने के लिए कर्ता का जरूरत हमेशा पड़ते रहा है। दूसरी बात कि एक फैमिली एक यूनिट के रूप में काम करती है और जरूरी ये है कि उस यूनिट को एक पर्सन हेड करे, तो वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये कर्ता ही होता है, विच इज कॉम्पिटेंट टू बाइंड ऑल द फैमिली मेंबर्स। फैमिली के बिहाफ पर जो भी डिसीजन होगा, चाहे प्रॉपर्टी के बिहाफ पे जो भी डिसीजन होगा, वो कर्ता के द्वारा लिया जाएगा। और कर्ता एक ऐसा पर्सन होता है जिसका ट्रस्ट पूरे फैमिली मेंबर का होता है। सो इट वाज द पर्पस ऑफ द कर्ता। अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ कर्ता इन एंशिएंट टाइम एंड इन मॉडर्न टाइम। एंशिएंट टाइम में अगर हम लोग देखते हैं तो कर्ता जनरली किसी भी फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हुआ करता था, जिसको एक तरीके से अनक्वेश्चनेबल रूलर कहा जाता था फैमिली का। उसने जो डिसाइड कर दिया वही फाइनल डिसीजन हुआ करता था और उसकी बातें फैमिली के हर पर्सन ओबे किया करते थे। और इस प्रकार से कर्ता के ऊपर एक इम्प्लाइड जिम्मेदारी हुआ करती थी कि वो फैमिली के वेलफेयर को प्रमोट करे और उसके बारे में सोचे। अब देखते हैं व्हाट इज द पोजीशन टुडे। तो जो पहले एब्सोल्यूट पावर दिया गया था कर्ता को कि उसकी जो मर्जी हो वो कर सकते हैं, दैट इज अनक्वेश्चनेबल रूलर एंड उनका डिसीजन फाइनल हुआ करता था। अब आज के डेट में उसकी पावर सुपीरियर तो होती है, बट पावर्स कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सुपीरियर होती है। क्योंकि स्पाइडरमैन ने कहा था ग्रेट पावर कम्स विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस केस में भी हम लोग देखते हैं कि जो पोजीशन होता है कर्ता का, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी कैरी ऑन करता है। पहले जो पेट्रियार्कल सिस्टम हुआ करता था और पेट्रियार्की ही डोमिनेट करता था, आज के डेट में कर्ता रूलर ना हो करके एक मैनेजर के रूप में सिमट करके रह गया है। और अगर देखा जाए जहां पहले केवल मेल हुआ करते थे कर्ता, 2005 के बाद जब से फीमेल कोपार्टनर बनी है, उसके बाद एक डिसीजन आता है सुजाता शर्मा का और उसके बाद ये देखा जाता है कि एक फीमेल भी कर्ता बन सकती है। अब देखते हैं हु कैन बी कर्ता। जैसे हम लोग देखते हैं ऊपर जो हम लोगों ने चर्चा किया है कि एंशिएंट टाइम्स और कस्टम्स के हिसाब से जो भी उस फैमिली का सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हुआ करता था वो ही कर्ता हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में जूनियर मेंबर भी कर्ता हो सकता है, माइनर भी कर्ता हो सकता है, लेकिन इसके साथ कंडीशन अप्लाइड है, वो डायरेक्टली अपने पावर को इंपोज नहीं करता है बल्कि उसके साथ एक गार्जियन होते हैं। जो पोजीशन था वीमेन का 2005 से पहले कोई भी फीमेल कर्ता नहीं बन सकती थी, बट आफ्टर 2005 ये आपको राइट दिया गया है डॉटर्स को जो कर्ता बन सकती है। सारे फीमेल को ये राइट्स नहीं दिया गया है बिकॉज कुछ फीमेल्स दूसरे फैमिली से आती हैं जो उस ज्वाइंट हिंदू फैमिली की मेंबर तो हो सकती है, लेकिन एज बीइंग अ डॉटर आप अपने फादर के ज्वाइंट फैमिली की कर्ता बन सकती हैं, लेकिन अपने हस्बैंड के ज्वाइंट फैमिली के मेंबर होने के बावजूद आप वहां कर्ता नहीं बन सकते हैं बिकॉज यू आर नॉट को-पार्टनर ऑफ ज्वाइंट फैमिली ऑफ योर हस्बैंड। तो जिस भी ज्वाइंट फैमिली में आप होंगे, अगर वहां आप को-पार्टनर का राइट पोजेस करते हैं, वहां ही आप कर्ता बन सकते हैं, दूसरे जगह कर्ता आप नहीं बन सकते हैं। तो इसी कारण कर्ता के लिए जो एसेंशियल कंडीशन था, सबसे पहली बात क्या है कि आपको को-पार्टनर होना है और को-पार्टनर बाय बर्थ बनते थे और सीनियर मोस्ट को-पार्टनर ही कर्ता आपको कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द पावर्स ऑफ कर्ता। कर्ता क्या क्या कर सकता है। सबसे पहली बात क्या है कि वो फैमिली के अफेयर्स को मैनेज करता है। जिस भी तरह का फैमिली अफेयर्स होगा वो सारा का सारा मैनेज किया जाएगा कर्ता के द्वारा। चाहे वो प्रॉपर्टी का मैटर हो वो भी मैनेज किया जाएगा कर्ता के द्वारा। अगर प्रॉपर्टी का एलिनेशन करना है वो भी मैनेज किया जाएगा कर्ता के द्वारा, बट ये लिमिटेड पावर के साथ है जो कि आपको बताया जा चुका है। 4 कंडीशन में ही ये कर सकता है। देन उसके बाद जो इसका मैनेजरियल पावर है, किसी भी चीज को मैनेज करने का, ये इसका एब्सोल्यूट पावर है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हर को पार्टनर से जाकर के परमिशन ले उसके बाद ही मैनेज करे, बल्कि ये अपना डिस्क्रिप्शन यूज कर सकता है। इस बात में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी को पार्टनर एक्सक्लूसिवली किसी पोर्शन को पोजेस नहीं कर सकता है विदाउट परमिशन ऑफ कर्ता, और कर्ता ही एक्चुअली डिसाइड करता है कि कौन सा पोर्शन उस पर्टिकुलर एसेट्स में किसी पर्टिकुलर को पार्टनर का होगा। उसका डिसीजन इस मामले में फाइनल होता है और ये कर्ता अगर ये कर्ता का डिस्क्रिप्शन होता है कि किस को पार्टनर के ऊपर या किस फैमिली मेंबर के ऊपर कितना खर्च किया जाए एजुकेशन को लेकर के, ये सारी की सारी बातें कर्ता डिसाइड करता है। देन उसके बाद इसके पास राइट होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। अगर फैमिली पे किसी भी तरह का लीगल केस चल रहा है तो वहां पर कर्ता रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। कहीं पर भी अगर सोशल एक्टिविटीज होती है वहां पर भी कर्ता रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। अगर कहीं रिलीजियस एक्टिविटीज होती है वहां भी कर्ता रिप्रेजेंट करता है फैमिली को।
रेवेन्यू मैटर में भी कर्ता ही रिप्रेजेंट करता है फैमिली को। इसके पास पावर होता है कि कोई भी अगर इनकम फैमिली की आ रही है उसे रिसीव कर सके और उसे स्पेंड कर सके। उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि वो कैसे इसे स्पेंड करे और किस पे स्पेंड करे, क्योंकि इसका ये अथॉरिटी मैनेज करने का पावर एब्सोल्यूट पावर होता है दैट कैन नॉट बी क्वेश्चन अनटिल अनलेस अगर किसी भी तरह का फ्रॉडुलेंट वर्क दिखता है, मिस अप्रोप्रिएशन दिखता है, उस कंडीशन में चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज इन नॉर्मल कंडीशंस चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये कर्ता अगर चाहता है, कर्ता जो भी इस पैसे का स्पेंड करेगा, पहली बात यह है कि वो फैमिली के मेंटेनेंस के लिए खर्च करेगा और इसके पास कुछ परमिटेबल लिमिट है जहां पर कि ये खर्च कर सकता है। लाइक अगर जिसे हम लोगों ने ऊपर देखा है कि लीगल नेसेसिटी जहां पर भी आती है वहां पे कर सकता है, बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए कर सकता है, परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल रिलीजियस सेरेमनी के लिए कर सकता है। इसके अलावा कोई भी इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज अगर है तो उसके लिए कर्ता उस पैसे को खर्च कर सकता है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कर्ता की कोई अगर डॉटर है और शादी के बाद अगर उसका हस्बैंड उसे डेजर्ट कर देता है, इन सच कंडीशन ऑल्सो ये कर्ता की जिम्मेदारी होती है कि कोपार्टनरी प्रॉपर्टी से जो पैसा आ रहा है या इनकम हो रहा है उसका खर्च उस बेटी के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए कर सके। देन उसके बाद कर्ता के पास पावर होता है पावर ऑफ एलिनेशन, और आपको ये मालूम है ये पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं है बल्कि ये लिमिटेड पावर है, क्वालिफाइड पावर है जो 4 ही कंडीशन में मिलता है। इसके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है। इसके अलावा अगर वो प्रॉपर्टी को एलिनेट करना चाहता है तो उस कंडीशन में उसे ईच एंड एवरी कोपार्टनर से कंसेंट लेना होगा, अदरवाइज वो एलिनेट नहीं कर सकता है। लायबिलिटी ऑफ अकाउंट के बारे में बात जो खर्च के ब्यूरो से रिलेटेड है, इसमें ये होता है कि ये बाउंडेड नहीं है कि अकाउंट मेंटेन करे, क्योंकि ये प्रिजम्पशन किया जाता है कि ये जो भी पैसा खर्च कर रहा है वो फैमिली के वेलफेयर के लिए खर्च किया जा रहा है। तो इस प्रिजम्पशन के बेसिस पे ही इज नॉट बाउंडेड टू कीप अकाउंट ऑफ द स्पेंड और लायबिलिटी। इन केस अगर ये डिमांड किया जाता है कोपार्टनर से कि अकाउंट दिया जाए तो उस कंडीशन में कर्ता ड्यूटी बाउंड है कि उसे अकाउंट देना होगा, लेकिन कभी भी कोपार्टनर बैक डेट का नहीं मांग सकता है अकाउंट। जो भी होगा वो प्रेजेंट टाइम का अकाउंट मांग सकता है। बैक डेट का अकाउंट मांगने का कुछ ही कंडीशन है, लाइक अगर फ्रॉड दिखता है, इनअप्रोप्रिएशन दिखता है, या ऐसा दिखता है कि कर्ता ने जानबूझ करके ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी को अपने सेपरेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट किया है, तो इन सच कंडीशन भी मांगा जा सकता है। और उसके अलावा अकाउंट मांगा जा सकता है कि आखिर किस बिजनेस में मनी स्पेंड किया जा रहा है, इस चीज के लिए बैक डेट में भी मांगा जा सकता है। लेकिन जिस वक्त प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो रहा होगा, कर्ता इज ड्यूटी बाउंड टू कीप अकाउंट एंड प्रोवाइड द अकाउंट टू कोपार्टनर्स। अब आते हैं कि कर्ता के पास पावर एक्नॉलेजमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट डेट का, तो कर्ता ऑथराइज होता है अपने फैमिली के बिहाफ पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने का। उस चीज के लिए अगर वो चाहे तो कोई भी लोन सैंक्शन करवा सकता है, और ये पूरा का पूरा लॉफुली पर्पस से होना चाहिए एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द फैमिली। अगर ये चीजें होती है तो कर्ता के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आती और कर्ता इज राइटियस टू डू सच वर्क। अब आते हैं पावर टू सेटल फैमिली डिस्प्यूट। अब कर्ता फैमिली हेड के रूप में काम करता है, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर फैमिली पे किसी भी तरह का डिस्प्यूट आता है, चाहे लीगल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पर्सनल हो, उस कंडीशन में, तीनों ही कंडीशन में कर्ता फैमिली के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर को रिजॉल्व करता है। और अगर लगता है कि कोई मैटर रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में कर्ता अगर चाहे तो इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है, ताकि कोई कंप्रोमाइज करने का कंडीशंस बन सके। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कर्ता के राइट्स को। कर्ता का राइट यहाँ समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट सेशन पर इस वीडियो के, एंड दैट इज क्वेश्चन आंसर। अब देखते हैं अब तक हम लोगों ने जो कवर किया है, दैट इज मिताक्षर दयाभाग कर लिया, ज्वाइंट हिंदू फैमिली कर लिया, कोपार्टनरी कर लिया, सेपरेट प्रॉपर्टी कर लिया हम लोगों ने, गिफ्ट फ्रॉम पैटर्नल हम लोगों ने कर लिया, प्रॉपर्टी इनहेरिट मैटर कर लिया, सुई जनरलिस अभी हम लोगों ने नहीं किया। सुई जनरलिस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है ऑफ इट्स ऑन काइंड एंड इंडिपेंडेंट लीगल क्लासिफिकेशन। यही आपका सुई जनरलिस होता है कि ये कर्ता अपने आप में एक अलग ही क्लास आपका होता है और ये अपने आप में एक अलग होता है। बस यही कहता है सुई जनरलिस, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। इसका पावर क्या है, इस चीज को आप देख चुके हैं। अलग कैसे होता है इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम लोगों ने ली है। मुझे लगता है मैं एक चीज मिस कर दिया हूं, दैट इज पोजीशन ऑफ कर्ता। ये मैं बता दूं क्योंकि ये सुई जनरलिस जो है पोजीशन ऑफ कर्ता से ही है। तो फर्स्ट आपको क्या होता है पोजीशन ऑफ कर्ता में, कि ये आपका जो है सुई जनरलिस आपका होता है। इसका मतलब होता है ऑफ इट्स ऑन काइंड एंड इंडिपेंडेंट लीगल क्लासिफिकेशन। और कोई भी कर्ता तभी बन सकता है जबकि आपको उस फैमिली में बॉन्ड लिया हो, और ये रेगुलेट किया जाता है सीनियर के द्वारा। ये टर्मिनेबल है, अगर वो चाहे तो वो रिजाइन कर सकता है, रिलिंक्विश कर सकता है, बट नॉट इंडिफिसिबल। अब इसका अपना एक यूनिक पोजीशन होता है, बिकॉज ही इज कस्टोडियन ऑफ फैमिली इंटरेस्ट, ही इज हेड ऑफ द फैमिली, और वो एक तरह से ट्रस्टी के रूप में काम करता है। एक तरीके से वो क्या होता है, ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। और फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या होता है इस बारे में आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये फैमिली के लिए अकाउंटेबल नहीं होता है अकाउंट देने के लिए, जब तक कि किसी तरह का फ्रॉड या मिस अप्रोप्रिएशन ना हुआ हो। इसका एक्शन और डिसीजन फैमिली के हर मेंबर के ऊपर लागू होता है। अब अगर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो इसके ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशंस होती है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी
की ये होती है जो भी फैमिली के मेंबर है उनको रेसिडेंट प्रोवाइड करे और साथ में उसके मेंटेनेंस का काम करे। रेसिडेंस और मेंटेनेंस का मतलब है कि रेसिडेंस तो आपको मिल ही गया और मेंटेनेंस में आता है कि फूड दे, शेल्टर दे एंड क्लोथिंग, ये तीनों चीज प्रोवाइड करे करता, ये इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। उसके अलावा डॉटर के मैरिज का रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता के ऊपर ही होता है या किसी भी अनमैरिड चाइल्ड के लिए ये स्पेसिफिक प्रोविजन बना सकता है। अगर कोई भी फ्यूनरल का एक्सपेंसेस होता है ये कर्ता की जिम्मेदारी होती है कि वो फ्यूनरल का एक्सपेंसेस बियर करे एंड दैट इज आउट ऑफ द फैमिली फंड। अगर किसी भी तरह का लिटिगेशन अगर दायर होता है फैमिली के खिलाफ, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता कि वो अपनी फैमिली को डिफेंड करे। और किसी भी तरह का स्टेचुरी या कोई भी ड्यूज अगर फैमिली के ऊपर होता है तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कर्ता कि उस ड्यूज का निर्वाह करे, वो ड्यूज क्लियर करे। तो ये थी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज पूछा जाता है। अब आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत ईजी होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वीडियो को अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो बिलीव मी आगे का जितना भी वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत इजी होगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग इन नेक्स्ट वीडियोस। तो इसी कारण क्या है कि इस वीडियोस को आप अच्छी तरीके से देख ले, समझ ले, ताकि आगे आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। 122 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी इन विच सन विनीत क्लेम्ड अ शेयर बाय वे ऑफ द पार्टीशन। याद रखिएगा, जब भी शेयर क्लेम करने की बात की जाती है तो किसी भी प्रॉपर्टी में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने देखा है। सबसे पहला आपको होता है कोपाशनी प्रॉपर्टी, दूसरा आपका होता है सेपरेट प्रॉपर्टी। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा इसमें से कौन सा सेपरेट प्रॉपर्टी, कौन सा कोपाशनरी प्रॉपर्टी है। एंड एज पर द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी आप ये बता पाएंगे कि इसके सन का क्लेम बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि जो भी कोपाशनरी प्रॉपर्टी होगी उस पे तो सन का क्लेम बनेगा, लेकिन सेपरेट प्रॉपर्टी के ऊपर सन का क्लेम नहीं बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है। अ हाउस विच ही गॉट अंडर अ विल एग्जीक्यूटेड बाय हिज पैटर्नल ग्रैंडफादर। अब देखिए, विल के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है तो हम लोगों ने पहले ही देखा है ये सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर सेपरेट प्रॉपर्टी है तो विल का क्लेम यहां पर नहीं बनता है। अब BMW कार परचेज बाय हिम आउट ऑफ हिज अर्निंग एज ए लॉयर। अब आउट ऑफ हिज अर्निंग हम लोगों ने देखा था उस लिस्ट में, अर्निंग जब कर रहा है तो सेपरेट प्रॉपर्टी हुआ तो विल का क्लेम फिर नहीं बनता है। अ हाउस विच ही गॉट आफ्टर डेथ ऑफ हिज फादर एज क्लास 1 हेयर। क्लास 1 हेयर का मतलब यहां पर हो गया कि ये जो है HSA के थ्रू डिसॉल्व हुआ है, और जैसे ही HSA के थ्रू डिसॉल्व होता है तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें वो सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, जिसकी वजह से फिर इसे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी HSA के थ्रू डिसॉल्व होता है वो सन के लिए सेपरेट प्रॉपर्टी होता है। हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया एंड आई थिंक यू आर नॉट कंफ्यूज एट ऑल ऑन दिस पॉइंट। अब आते हैं लैंड विच रिसीव्ड ऑन पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर। अब देखिए, पार्टीशन फ्रॉम हिज फादर मतलब ये कोपाशनरी प्रॉपर्टी था, इस वाले में मिलेगा। इसका मतलब 1 2 3 इसमें विनीत को कुछ भी नहीं मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आपको यही देखना है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड नेचर के हिसाब से आप क्वेश्चन को आंसर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, कहता है राहुल हिंदू मेल इनहेरिट्स अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फादर इन 2005। अब इनहेरिट कह रहा है, इस वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा। एंड ईयर लेटर अ हाउस फ्रॉम हिज मैटरनल ग्रैंडफादर। एक घर जो है अपने मैटरनल ग्रैंडफादर से लिया है। इन 2010 he got a necklace worth ₹20 lakh from his mother under a will। अब देखिए, विल आ गया मतलब सेपरेट प्रॉपर्टी हो गया। तो आप जैसे ही ऐसा क्वेश्चन पढ़ना चालू करें तो आप देख लीजिए कि अच्छा, इनहेरिट्स क्या है, क्या ये कोपाशनरी हो सकता है। अच्छा, ये हाउस जो है लिया है मैटरनल ग्रैंडफादर से, मतलब ये सेपरेट हो जाएगा। अच्छा, विल के थ्रू आया है, इसका मतलब ये भी सेपरेट आपका हो गया। इस तरीके से आप पहले ही आइडेंटिफाई कर देंगे ताकि आपके पास जब क्वेश्चन होगा तो उसका आप आंसर दे पाएंगे। देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या कहता है, हिज सन 6 पार्टीशन इन अबव मेंशन प्रॉपर्टीज, विल ही सक्सीड। क्या वो सक्सीड कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर पार्टीशन में, हर चीज के पार्टीशन के लिए वो नहीं कर सकता है। जो सेपरेट प्रॉपर्टी होगा उसमें सक्सीड नहीं करेगा, लेकिन जो कोपाशनरी प्रॉपर्टी होगा उसमें वो सक्सीड करेगा। आप यहां दे सकते हैं, तो बहुत इजी है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2020 में भी है, ये भी आपसे हो जाएगा। अब देखते हैं, कहता है डिस्कस ग्रेजुअल लेजिस्लेटिव चेंजेस इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ मिताक्षरा जॉइंट फैमिली एंड कोपाशनरी। कैन अ वुमेन एक्ट एज अ कर्ता? इसका आंसर आपको मिल चुका है, सुजाता शर्मा वाला केस। देन आते हैं मिताक्षरा हिंदू फैमिली राम प्रकाश ऑन, ये प्रॉपर्टी आपको करता है, उसका बेटा आपको चाह रहा है, इसका भी आंसर आप आराम से कर दीजिएगा। कहता है दो एवरी कोपाशनरी मस्ट हैव अ कॉमन एंसेस्टर टू स्टार्ट विद, इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी कोपाशनरी इज लिमिटेड टू 4 जनरेशन फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर। क्या ये ऐसा है कि 4 जनरेशन तक लिमिट नहीं है कॉमन एंसेस्टर से? इस चीज को आपको बताना है कि अगर ऊपर का पर्सन अगर गुजर जाता है तो उस कंडीशन में शिफ्ट करता है, लेकिन अगर कॉमन बना हुआ है तो उस कंडीशन में शिफ्ट नहीं होता है। ये 3 जनरेशन नीचे तक ही जा पाता है, मतलब टोटल मिलाकर के 4 जनरेशन आपका होता है, 4 डिग्री तक आपका होता है। ठीक है। देन आता है ए डाइज इन 213 लिविंग बिहाइंड एंसेस्ट्रल एंड सेपरेट प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या है, एंसेस्ट्रल सेपरेट प्रॉपर्टी आपको करता है। द टैक्स ऑथोरिटीज वांट, यहाँ पर आपको सुपर टैक्स के बारे में बात की जाएगी और इसके लिए आपको केस पढ़ना पड़ेगा, केस आप पढ़ लीजिएगा। देन उसके बाद कहता है कि इस प्रॉपर्टी को डिवोर्स
डिवॉल्व करना है तो इसमें क्या है कि फिर आपको देखना होगा नेचर ऑफ द प्रॉपर्टी, उसके अकॉर्डिंग आप डिवॉल्व कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। ये भी आपका आराम से हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कहता है कि वेदर द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट अ हिंदू ज्वाइंट फैमिली, क्या हिंदू ज्वाइंट फैमिली में विडो ऑफ टू ब्रदर्स आएगी? बिल्कुल आएगी। इशूलेस हस्बैंड एंड वाइफ, बिल्कुल ये भी आपको आ जाएंगे। टू अनमैरिड सिस्टर आ जाएंगे। अब क्यों आएंगे? क्योंकि हम लोगों ने पहले देख लिया है। अब कहता है गुरुपद मिताक्षरा हिंदू लिविंग इन दिल्ली ऑन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज वाला आप आराम से कर लीजिएगा। आई थिंक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टी आराम से हो जाएगा। व्हाट द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन सेपरेट प्रॉपर्टी एंड द कोपासनरी प्रॉपर्टी, अब आप ये आराम से कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी आराम से हो जाएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा हम लोगों ने लेंथ एंड ब्रेथ में पहले कर रखा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेपरेट प्रॉपर्टी एंड कोपासनरी प्रॉपर्टी ये आपका हो जाएगा। फिगर बना करके आप दिखा दीजिएगा, उसके हिसाब से आप डिवॉल्व कर दीजिएगा प्रॉपर्टी को। इन व्हाट मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिताक्षरा हिंदू ज्वाइंट फैमिली एंड कोपासनरी अफेक्टेड बाय द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, कैसे अफेक्ट हुआ है? क्योंकि डॉटर को बाद में इसमें शामिल कर लिया गया है, इस बात को आप जानते हैं। क्वेश्चन सब इजी है, आराम से हो जाएगा। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन कितना इजी पूछता है। हु कैन बी कर्ता ऑफ ए हिंदू ज्वाइंट फैमिली, अब आपको मालूम है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मिताक्षरा एंड दया भागा आराम से कर लीजिएगा। मेंशन ऑफ द 5 फीचर्स ऑफ मिताक्षरा कोपासनरी बिल्कुल हो जाएगा। कैन ए जूनियर बिल्कुल होगा। हु कैन बी कर्ता ऑफ हिंदू ज्वाइंट फैमिली बिल्कुल हो जाएगा। एसेंशियल फीचर्स ऑफ कोपासनरी प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द सेपरेट प्रॉपर्टी, याद रखिएगा सेपरेट प्रॉपर्टी कोपासनरी प्रॉपर्टी, इसके कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिएगा। यहां से आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 20 मार्क्स इन योर हैंड, यहां से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत इजी वे में हो जाएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस टाइम। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।